नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अगस्त 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा 9th क्लास को भेजी गई वर्कशीट्स को। तो आज की जो पहली वर्कशीट है वो गणित की है, दूसरी आपकी विज्ञान की और तीसरी हिंदी की होगी। इस एक वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा तीनों वर्कशीट्स का। आप आराम से उसके बाद अपने बैठ के अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मीडियम की वीडियो का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इंग्लिश मीडियम का वीडियो भी खोल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का वीडियो अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है। तो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों आप जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण एक अद्वितीय हल होता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि x, जिसमें सिर्फ x होता है, उसका हमने एक ही हल निकाल के देखा था कि एक हल कैसा उसका हो सकता है। पिछली क्लास में वो हमने किया था। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के मानक रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं और a और b दोनों शून्य नहीं है। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में जानते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल का अर्थ है x और y के मानों का युग्म, जिसमें दिए गए समीकरण में रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है। तो एक ही बराबर दोनों तरफ हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष को बराबर करके समीकरण का हल निकालते हैं। जैसे कि सामने आपके लिखा है 2x + 3y = 12। ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है जिसमें x का मान 3 और y का मान 2 इसका एक हल है। क्योंकि अगर x का मान 3 और y का मान 2 इसमें रख देंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाता है। इस हल को 3 और 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसमें x और उसके बाद y का मान लिखा जाता है। बेटा सिंपल, अपने जो अब तक पढ़ा उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा कि किसी भी समीकरण के दो हिस्से होते हैं, एक इसका LHS होता है, एक इसका RHS होता है। और आपकी सारी कहानी इस बात पे आकर अटक जाती है कि आपको अपने LHS को और RHS को बराबर करना पड़ता है। इस हल को 3, 2 के रूप में व्यक्त लिखा जाता है, जिसमें पहले x और उसके बाद y का मान लिखा जाता है। आइए देखते हैं कि 0,4 और 1,4 में इस समीकरण के हल, इसके जो ये दोनों हैं इसके हल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अभी हमारा क्या है, x = 0, y = 4 रखा, तो हमारा आ गया 12। दायां पक्ष भी 12, बायां पक्ष भी 12, तो इसका मतलब ये समीकरण का हल है। जबकि दूसरी तरफ जब x को 1 और y को 4 रखा था, तब क्या हुआ था, मैं आपको समझा दूँ कैसे करते कैसे हैं। 2x + 3y = 12, ये आपका समीकरण था। हमने x की जगह रखा 1, 2 × 1, y की जगह रखा 4, 3 × 4, तो 2 × 1 2 और 4 × 3 12, 12 + 2 14। मतलब इस साइड का जो हमारा टोटल आ गया वो आ गया 14, जबकि दूसरा उसकी इक्वल की साइड, दूसरी साइड क्या है 12, इसी तो बराबर नहीं है। इसीलिए ये x = 1 और y = 4 इस समीकरण का हल नहीं है। और हम चाहें तो अपने हिसाब से हल भी निकाल सकते हैं कि दिए गए समीकरण में इच्छा अनुसार x का मान रखकर y का मान प्राप्त कर सकते हैं। x और y के मान का वही युग्म दिए गए समीकरण का हल होगा। जैसे 2x + 3y = 12, x को 2 रखने पर 2 3y = 12, 4 + 3y = 12। तो आप इस समीकरण को हल करके, और हम जब पूरा हल करेंगे तो इसमें हमारे को y की वैल्यू आ जाएगी 8/3, तो जिसको हम ऐसे लिख देंगे 2 8/3, जो कि इसका एक हल होगा। आगे देखते हैं। अब वो कहता है कि अब आप प्रयास कीजिए, तो प्रयास कर लेते हैं। 2x + y = 7, इसके 4 हल निकालने हैं। तो मैंने ये देखिए आपके सामने किया हुआ है। 2x + y = 7, मैंने पहले x को 0 माना, तो यहाँ x की जगह 0 रख दिया, जमा y का जमा y = 7, y की वैल्यू आ गई 7, x = 0, y = 7। 2x + y = 7, दूसरा देखिए y को 0 माना, पहले मैंने x को 0 माना तो x 0, y 7 आ गया। अब y को 0 माना तो 2x का देखिए 2x तो यहीं का यहीं, y की जगह 0 रख दिया बराबर 7, 2x की, तो x का मान आ गया 7/2। फिर मैंने x को 1 माना तो 2x की जगह 1, जमा y = 7, y बराबर जो 2 एकम 2 यहाँ जमा हो रहा था उस तरफ गया तो घटा हो गया 5, x के मान 1, y का मान 5। x को 2 रखा तो 2 दूनी 4, जमा y = 7, तो y का मान आ गया 3, x 2 y 3।
इन सभी संख्याओं को मैंने इस टेबल के अंदर रख दिया। देखिए पहला जब x0 तो y7, x0 y7, x7/2 y0, x7/2 y0, x1 y5, x1 y5, x2 y3, x2 y3। तो ये हो गया आपके समीकरण का पूरा हल। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या था। तो हमने जो अगला प्रश्न था उसमें हमें कहता है कि निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण का हल है। तो हमें सभी को चेक करके देखना पड़ेगा। देखिए आपके सामने है, हमने पहला हल था 0,2, तो x की जगह 0 डाला, -2y, तो 2 2 4, ये आ गया -4 बराबर 4। क्या -4 और 4 बराबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। फिर हमारे को उसने x का मान दे रखा है 2 और y का मान दे रखा है 0, तो हमने x की जगह 2 रख दिया और y की जगह 0 रख दिया, तो ये आ गया 2 बराबर घटा 4। तो क्या ये समीकरण का हल है? बिल्कुल नहीं, ये भी समीकरण का हल नहीं है। तीसरे में हमने रखा x की जगह 4 और y की जगह 0, तो आ गया 4 बराबर 4, यानी कि ये मेरे समीकरण का हल है, क्योंकि इसमें LHS और जो RHS थे वो दोनों बराबर आ गए थे। अंत में x - 2y बराबर 4 था, तो मैंने x की जगह रखा 1 और y की जगह भी रखा 1। इस केस में आ गया -1 बराबर 4, तो ये भी समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल तभी होता है जब LHS यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगली वर्कशीट है साइंस की। पिछली बार हमने चैप्टर शुरू करा था परमाणु और अणु, तो परमाणु और अणु में आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठता है कि परमाणुकता क्या होती है। आज मैं जिज्ञासा ज्ञान वगैरह कुछ नहीं बता रहा, सिंपल आपको आंसर बता रहा हूँ कि परमाणुकता क्या होती है। तो होता क्या है कि किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। मतलब एक परमाणु जब बना तो उसमें कितने अणु थे, ठीक है, मतलब एक अणु जब बना तो उसमें कितने परमाणु उसके अंदर इकट्ठे हुए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, तो मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर 2 O जब आपस में जुड़े तब जाके एक O2 बना होगा, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हो जाती है। तो लिखा भी इन्होंने, जैसे ऑक्सीजन गैस के अणु O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है। तथा वे द्विक परमाणु के जल के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कुल 3 होते हैं, तो इसकी परमाणुकता 3 है, इसीलिए इसे त्रिपरमाणुक कहते हैं। ये डेफिनेशन ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन है उसमें भी इसको हम डिस्कस करेंगे। आगे है कि वैज्ञानिक किसी रसायन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात तथा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। तो वे रसायन के एक नमूने में उपस्थित परमाणुओं की द्रव्यमान अनुपात की तुलना उसके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणुओं की संख्या का अनुपात करते हैं। यानी कि जैसे आपके सामने लिखा है कि कार्बन और ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में उनका द्रव्यमान अनुपात होता है 3:8। ये 3:8 हम पहले देख चुके कैसे आता है। परमाणु द्रव्यमान कैसे हुआ? 12:16, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 12, ऑक्सीजन का 12 और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 3:4। ये इनका परमाणु द्रव्यमान का अनुपात है। और A/B, तो इन्होंने दोनों को भाग कर दिया, तो परमाणु संख्या का अनुपात हम सीधे भी निकाल सकते हैं। हमने देखा कार्बन 1 है तो 1, ऑक्सीजन 2 है तो 2, तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2। किसी पदार्थ की आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो जितने पदार्थ दे रखे हैं सबके द्रव्यमान को जोड़ दो तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। जैसे इन्होंने निकाला है CO2 का आणविक द्रव्यमान, तो C का द्रव्यमान जमा 2O का द्रव्यमान, तो 12 जमा 2 गुणा 16 44। H2O का निकाला हुआ है 18। ऐसे ही NH4Cl का निकाला हुआ है। कैसे किया होगा? पहले N का, फिर H जिसको 4 से गुणा किया, फिर Cl। इसको सिंपल आपको यहाँ पे खिचड़ी सी दिख रही है। अगर मैं आपको ट्रिक समझाऊँ तो ट्रिक कहती है कि अगर आपको NH4Cl को करना है तो आप सीधे सीधे करो N जमा H जमा Cl, और देखो कि इनके नीचे किसके नीचे कौन सी संख्या लिखी है। अब N के नीचे और Cl के नीचे तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन H के नीचे मुझे दिख रहा है, तो H के नीचे जो 4 लिखा है उसको यहाँ लिख दो बस। अब इनके आगे इनका द्रव्यमान जोड़ दो। अब प्रश्न देखते हैं क्या क्या लिखे हैं। पहला लिखा है परमाणुकता किसे कहते हैं और इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। तो बेटा परमाणुकता किसके कहते हैं वो तो ये आपके सामने है।
किसी तत्व यौगिक या पदार्थ के अणुओं में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। ये आपका उत्तर है पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा मैंने कैलकुलेट कर रखा है, वो आपको उसमें दिखाऊंगा। कर लो इसको नोट डाउन। अब देखिए मैंने परमाणुकता कैलकुलेट कर रखी है। CuSO4 की होती 6। कैसे? एक Cu, एक S, 4 O, S8 की 8, NaCl की 2, H2CO3 की 6, 2H, 1 C, 3 O, तो 2 1 3 और 3 6, PbNO3 की 5, Pb1 N1 O3 5 हो गए, HCl 2। अगला है कि जल के अणुओं में परमाणुओं की संख्या का अनुपात परिकलन कीजिए। तो कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो परमाणुओं की संख्या का अनुपात का निकाल लिया। तीसरा है कि निम्न दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इसमें से NaCl का तो ये कर रखा, H2O का भी ये कर रखा, फिर भी मैंने चारों का कैलकुलेट कर रखा है, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा आपका NaCl का, ये Na का होता है 23, Cl का 35.5, 58.5 हो गया। H2CO3 का 2H, 3O और 1 C, 62। CuSO4 में 1 Cu, 1 S और 4 O, तो 159। H2O में 2H, 1 O, तो 18। ये मैंने परमाणु द्रव्यमान जो है उसे कैलकुलेट कर लिया सभी का। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सॉल्व कर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो मेन है कि आपको इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन करना है। अगली वर्कशीट देखते हैं। ल्हासा की और चैप्टर चल रहा था, हिंदी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं सीधा पढ़ना। ये ऊपर तो लिखा है ल्हासा तिब्बत की राजधानी है, पूरा तिब्बत बौद्ध धर्म का अनुयायी है। इस अंश में तिब्बत के जीवन से जुड़ा कुछ उल्लेख किया गया, इसे ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े ज़मींदारों में बटी है। इस जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जगीरदार कुछ खेती करता है, जिसके लिए मजदूर उसे बेगार मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिनका नाम नमसे, लेखक से बहुत प्रेम से मिले। वे बड़े भद्र पुरुष थे, हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजुर या बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 प्रतियां रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा, तब लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे गए तो लेखक को लगा कि 2-3 दिन लगेंगे, परंतु वे दिन दोपहर तक ही लौट आए। टिंडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। लेखक ने नमसे से विदा ली और चल पड़े। तो अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भिक्षु को कहाँ और क्यों भेजा जाता था? तो खेती का इंतजाम करने के लिए खेत में कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। ये पहला प्रश्न है। दूसरा है कि नमसे कौन थे और वो कैसे व्यक्ति थे? तो नमसे शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु था। वे बहुत ही भद्र पुरुष थे। वे लेखक से बहुत प्रेम से मिले। तो ये आपके पहले 2 प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। लेखक क्या करने में मग्न हो गए? बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पुस्तक पढ़ने में वे व्यस्त हो गए थे। मंदिर में क्या रखा हुआ था? मंदिर में कुंजुर, जो कि बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पेटियाँ थी, वो रखी हुई थी। और कुंजुर किसे कहते हैं? तो कुंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पेटियों और साथ पुस्तकों को कहते हैं। तो बच्चों, हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, सबका उत्तर देख लिया है। आप इन सब उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये आपका पहला और दूसरा प्रश्न था। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करना चाहो तो पॉज करके कर लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन कर लिया है, तो ये अगला वाला पेज भी देख लो। चलिए, मुझे लगता है आपने सब कुछ अब तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब कुछ नोट डाउन करने के लिए आपका बचा नहीं है। तो बच्चों,
आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।